नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दक्षिणी दिल्ली में आयोजित भव्य रोड शो में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिगथोड़ू के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान सीएम धामी के ऊपर जनता ने पुष्प बरसाए। रोड शो में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। जनता में पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर असीम उत्साह देखने को मिला। क्या कहा धामी ने, सुनाते हैं आपको। आज दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के नामांकन सभा में आज लोगों का जन समुद्र यहाँ पर एकत्र हो गया है और पूरी दिल्ली वालों ने अब की बार एक नया इतिहास रचने के लिए ठान रखा है। इस लोकसभा से रामवीर सिंह बिदोड़ी जी ऐतिहासिक मतों से विजयी होने वाले हैं। मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनाने के लिए दिल्ली के लोगों ने 7 लोकसभा सीटें जिताने का मन बना लिया है। वो सड़कों पर दिख रहा है, लोगों का अपार हुजूम है, अपार उत्साह है। लोग मतदान के 25 मई का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो तिथि आए और हम सब इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट, उनकी पुश्तैनी सीट छोड़कर भाग गए हैं और निश्चित रूप से वो पलायन कर गए हैं और इसी तरह से पूरी कांग्रेस उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद देहरादून के अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद बीजेपी संगठन में शोक की लहर है। उनके पार्थिव शरीर को काशीपुर स्थित उनके आवास के लिए रवाना कर दिया गया है। कैलाश गहतोड़ी की मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। ये बहुत अपूर्णीय क्षति है और कैलाश गहतोड़ी जी हमारे कैलाश दा बहुत ही सरल थे, सहज थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। सरकारी काम अपनी जगह पर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के सुख में दुख में उनकी मदद के लिए आगे आना उनका स्वभाव था। और जिस पदों पर भी रहे वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा करी। चंपावत विधानसभा को भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बहुत बड़े सपने हैं, संकल्प हैं, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। हम उन सभी कामों को अब भविष्य में आगे ले जाएंगे जो उन्होंने शुरू किए थे, जिन कामों को करना चाहते थे। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने अपना शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा किसी प्रदेश में पहली बार होगा जहां चुनाव 19 अप्रैल को हो चुका है और अभी भी आंकड़ों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। इस पर बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी, सुनिए क्या कहा। ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि निर्वाचन आयोग इस तरह की बात करे कि जो पोलिंग के बाद आंकड़े दिए गए 58% और अब कह रहे हो बदल सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। निर्वाचन आयोग ये कह रहा, या तो दबाव बन रहा होगा और क्या हो सकता है। ये बात तो पहले टाइम हो रही है और निर्वाचन आयोग किसी आधार पर कह रहा होगा, वरना इतना बड़ा अधिकारी इस तरह की बात क्यों करेगा। गंभीरता इसमें साजिश की बू आ रही है और यह उत्तराखंड के लिए बहुत दुखद है। पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात अगर इस तरह की बात न हो रही तो गंभीर बात है बहुत। देश भर में लोकसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपण का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरिया ने राजधानी देहरादून में पासपोर्ट अधिकारी के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ज्ञापन प्रेषित कर कर्नाटक से एनडीए के वरिष्ठ नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की है। इस दौरान आशा मनोरमा डोबरिया ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान जो हुआ है, 3000 महिलाएं कम नहीं होती। वो 3000 महिलाएं नहीं, वो पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से बाप बेटी की जोड़ी और मोदी जी के करीबी प्रज्वल और उनके पिता
जिस तरीके से उन्होंने शर्मसार किया है पूरे देश को, हम तो कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, वो हमारे बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा आदरणीय कहना उनको बनता है, पर वो उनको पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से कि ये सब हुआ है, उस तरीके से उनको भारत बुला के दोनों बाप बेटों को वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उनका पासपोर्ट उसी समय रद्द होना चाहिए। देखिए, बड़ा एक विडंबना कहूंगी मैं इस चीज को कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब उनके चुनाव प्रचार में जाते हैं और वहां ये कहते हैं कि आप प्रज्वल को वोट दें, इसका मतलब आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और प्रज्वल जी कहते हैं कि मैं मोदी परिवार का व्यक्ति हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मोदी परिवार के व्यक्ति, जहाँ पे कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी तरीके से आज बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है और बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री को प्रत्येक महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। राज्य में हाल ही में पहले चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब निकाय चुनावों में पार्टी जुट गई है। इसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वो नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करेंगे। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। पूरे देहरादून के 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो घपले हुए हैं, हमने मांग करी थी कि हमारे एक अधिवक्ता थे विकेश नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर जो हमारे देहरादून के गामा जी, उनकी जो संपत्ति आय से कई अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी मैंने अभी फोटो आप लोगों को दिखाई। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्पा किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, गिरासू भवन है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया और करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग में लगा दिए गए। जो बिल्डिंग टूटने वाली है उसका जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। छोटी छोटी बिल्डिंग वगैरह लगा के उसको तैयार किया गया और करोड़ों रुपए का बिल उसमें दिखाया गया। हम उसकी भी जांच की मांग करते हैं और जो पैसा खराब हुआ है, जो बिल्डिंग टूट रही है, जो शीशे टूट चुके हैं, उसकी रिकवरी संबंधित अधिकारियों से होनी चाहिए। और 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में पहले के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके चलते प्रदेश सरकार एक्टिव मोड पर आ गई है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए हर स्तर पर कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो इस बार श्रद्धालुओं के लिए पहले से बेहतर सुविधा मिलेगी। चार धाम यात्रा की समीक्षा हर स्तर पे हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी और हम लोगों ने विज़िट भी किया है। 2 बार हमने केदारनाथ जी का विज़िट किया है, 1 बार बद्रीनाथ जी का विज़िट किया है। वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो पहले से बेहतर व्यवस्था होगी अब, क्योंकि अब ज़्यादा अवस्थापना सुविधाएँ वहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था होगी। इसी उद्देश्य से सारे विभाग साथ। आगामी चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड के जरिए कमर्शियल गाड़ियों का पंजीकरण किया जा रहा है, तो वहीं गाड़ियों के लिए और यात्रियों के लिए पंजीकरण के लिए ट्रिप कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि 4 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 2300 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। 6 मई के आसपास ट्रिप कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। अभी ग्रीन कार्ड बनना शुरू हो गए थे। वैसे तो हमने 4 तारीख से शुरू कर दिया था, लेकिन 4 अप्रैल से 20-21 तारीख तक पोलिंग के कारण गाड़ियां फंसी हुई थी और लोगों के पास समय भी नहीं था, तो उस समय तो बहुत काम हुआ नहीं था। इसके बाद थोड़ा सा जोर पकड़ा है। लगभग 2300 गाड़ियों पे के ग्रीन कार्ड कल तक बन चुके थे और अभी ट्रिप कार्ड बनना शुरू होंगे जब संचालन शुरू होगा यात्रा का। तो वो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि 6, 7, 8 तारीख में या 8, 9 तारीख में बनेंगे ट्रिप कार्ड।
तब शुरुआत होगी। अभी केवल ग्रीन कार्ड बनने हैं जो हमारे राज्य के अपने। आगामी 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों के लिए एसओपी जारी की है, जिसमें यात्रियों के लिए दी गई गाइडलाइन को पालन करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव डीआर राजेश कुमार ने बताया कि हमने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो सफर करते समय 2-3 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। साथ ही आने वाले यात्रियों से अपील की कि वो अपने मौसम के हिसाब से कपड़े और जरूरी दवाइयां भी साथ लेकर चलें, जिससे उन्हें यात्रा करने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, इस संबंध में पहले 1 महीने पहले सभी दूसरे स्टेट्स के स्वास्थ्य सचिवगणों को हमने लेटर लिखा था और रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसे डॉक्टर हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, जो सेवा देने के इच्छुक हों, सेवा भाव से आना चाहते हों और पिलग्रिम्स की सेवा करना चाहते हों, तो वो उनका वेलकम है। उनके रहने ठहरने की व्यवस्था हम लोग स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड करेगा। तो इस तर्ज पे हमने दोबारा भी एक रिमाइंडर भेजा है। तो अभी फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन कुछ क्लियर आया नहीं है स्टेट से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाकी स्टेट से जो सेवा देने के इच्छुक हैं डॉक्टर्स, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सेवा भाव से काम करने के इच्छुक होते हैं, तो वो लोग ज़रूर सामने आएंगे और ऐसी मेरी उम्मीद है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनपी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी चारधाम यात्रा के लिए दून पुलिस ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते गहरागून जनपद में चारधाम यात्रा के दौरान ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इस बात को लेकर गहरागून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए पहाड़ों की तरफ से जाने से पहले ऋषिकेश का तपोवन क्षेत्र केंद्र रहेगा, जहां पर यात्रियों का पंजीकरण भी होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंधन हमारी प्राथमिकता होती है, जिसके लिए चीता मोबाइल बल की संख्या हमने बढ़ा दी है और ड्रोन से यातायात व्यवस्था की निगरानी भी की जाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा अगर देखा जाए, यहाँ पर नीचे जब पहाड़ चढ़ने से पहले, धामों को जाने से पहले ऋषिकेश का जो एरिया है, तपोवन का एरिया कहेंगे, जो टेहरी में पड़ता है, वो बहुत बड़ा सेंटर होता है, क्योंकि यहाँ लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, यहाँ पर स्टे भी करते हैं और फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं। तो उसको देखते हुए चूंकि यातायात प्रबंधन ही हमारे लिए मेन व्यवस्था होती है, तो इस बार चीता मोबाइल की हमने संख्या वहां पर बढ़ाई है। कोशिश कर रहे हैं कि उसको हमने इस बार जो श्यामपुर फाटक हमारा बहुत बड़ा दिक्कत थी, वो भी चौड़ीकरण होकर हमारा फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, जिससे भी कुछ राहत मिलेगी। डाइवर्जन प्लान्स है और साथ ही साथ हॉकआई का मतलब हुआ कि हम कैसे उसको ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग कर लें, क्योंकि हर जगह पुलिस जब देख लेती है ड्रोन के माध्यम से कंट्रोल रूम में कि इस जगह जाम लग रहा है या इस कारण से अव्यवस्था हो रही है, तो उसको हमारी मोबाइल पार्टी अटेंड कर लेगी। तो इस बार प्रयोग करके हम इसको और ज्यादा ड्रोन के एरिया की कवर 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी यात्रियों के आवागमन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने कहा कि हमने चारधाम यात्रा के लिए 100 बसों की व्यवस्था विभिन्न डिपो से की है। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए नियमित सेवाएं प्रतिदिन संचालित की जाएंगी। परिवहन निगम द्वारा चारधाम यात्रा के लिए 100 बसें की व्यवस्था की गई है विभिन्न डिपो से, जो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और परिवहन निगम द्वारा केदारनाथ और बद्रीनाथ की नियमित सेवाएं प्रतिदिन सब संचालित की जाएंगी। बाकी यदि ज्यादा भीड़ बढ़ती है और अतिरिक्त बसों की आवश्यकता होती है, तो परिवहन निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने भी लगातार एक्शन मोड में आ गई है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई है। साथ ही तमाम जनपदों द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और भीड़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी बैठक में समीक्षा हुई।
आपने बिल्कुल सही कहा। चारधाम यात्रा में पिछले साल भी, जैसा कि आप अवगत होंगे, 56 लाख के आसपास भीड़ आई थी। जो श्रद्धालु है वो आए थे विभिन्न धामों में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उसी के मद्देनजर पुलिस विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में हमने कई मीटिंग्स करी है। कल भी एक मीटिंग करी थी जिसमें हमने सबसे ज़्यादा जोर जो भीड़ नियंत्रण का है और यातायात का जो प्रबंधन है उसके बारे में हमने बात करी थी। और तमाम जनपदों के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और भीड़ नियंत्रण के संबंध में सुरक्षा योजनाएं बनाई गई हैं। उस स्कीम को लागू करने के संबंध में समीक्षा की गई थी। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत खतरनाक गंगा तटों पर जाने वाले पर्यटकों पर पुलिस अब एक्शन ले रही है। इसलिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत खतरनाक गंगा तटों पर जाने वाले पर्यटकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर दी है। एक दिन में पुलिस ने 50 से ज्यादा पर्यटकों को खतरनाक गंगा तटों से भगाते हुए उनके खिलाफ चालान काटकर जुर्माना वसूला है। पौड़ी पुलिस के द्वारा मिशन मर्यादा के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान के अंतर्गत हम लोग जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस में जो लोग उपद्रव मचाते हैं या फिर वहाँ पे न्यूसेंस फैलाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इनका मौके पे हम पुलिस एक्ट में चालान करते हैं। आगे भी ये हम अभियान जो है इंटेंसिवली चलाते रहेंगे ताकि जो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी मर्यादा बनी रहे और वहाँ पे जो सौहार्द है वो भी बने। ऋषिकेश में एक प्रॉपर्टी डीलर के यहां और मुनि की रेती में एक होटल कारोबारी के यहां छापेमारी हुई। इस छापेमारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल 10 घंटे से ज्यादा की हुई इस कार्यवाही के दौरान आयकर विभाग की टीम ने तमाम दस्तावेज जांच के लिए कब्जे में लिए हैं। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी करते ही सभी संचालकों के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज।